गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्वयं लर्निंग पॉइंट। आई एम योर लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का लास्ट पार्ट। अभी तक लॉज ऑफ मोशन में हमने मोशन से स्टार्ट किया था, डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, स्पीड देखा, वेलोसिटी देखी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी देखी। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखा। इसके बाद हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, वेलोसिटी टाइम यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी टाइम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा। फिर उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इक्वेशन देखे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ओहो, उसके बाद हम चले गए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। वो बात हमने की, उसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स किए और आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन के लॉ। न्यूटन जो बंदा था वो आपको पता है, एप्पल भी वो जो गिरा था तो उन्होंने वो ग्रेविटेशन का आविष्कार यानी एक्सप्लेनेशन दिया था। ग्रेविटेशन पहले से ही था, लॉज के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है। न्यूटन ने ऐसे कुछ लॉज ढूंढे, ऐसा नहीं कि न्यूटन ने ढूंढे, न्यूटन ने उसके ऊपर काम किया, देखा, समझा। उसके पहले भी लोग वो एक्सपीरियंस करते थे लेकिन उसको किसी ने नाम नहीं दिया, किसी ने उसका स्टडी नहीं किया, लेकिन बंदे ने किया। बंदे ने देखा कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जो स्टैटिक है और रास्ते के किनारे पे कहीं तो पड़ा हुआ है, वो तब तक नहीं हिलेगा जब तक उसको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की वजह है इनर्शिया। व्हाट दैट इनर्शिया इज? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। क्या बोला मैंने? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ body, the inherent property of a body, due to which it resists to change the state of rest और नेक्स्ट जाएंगे स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां एक क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट? A force which is sufficient to lift a book from a table is not sufficient to lift the table. ये बुक को उठाना बिल्कुल हाथ से पॉसिबल है, लेकिन टेबल को यदि उठाना है तो दो आदमी की जरूरत पड़ती, एक से काम नहीं होता। वजह क्या है कि इसका जो इनर्शिया है ये कम है, इसका जो इनर्शिया है वो कम है और इसका जो इनर्शिया है वो क्या है? ज्यादा है। दूसरा कि यहाँ और एक एग्जाम्पल है, आप देख रहे हो कि आपको ये जो ट्री के ऊपर जो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है उसको यदि नीचे गिराना है तो वो ट्रीज के ब्रांचेस को हमें क्या करना पड़ता है? शेक करना पड़ता है, यानी उसको हिलाना पड़ता है। हिलाने के बाद हम हाथ से नहीं हिला रहे, मशीन से हिला रहे, मशीन से हिला रहे हैं। तो फ्रूट्स ऑन ट्रीज fall down when its branches are shaken. The reason behind it is also inertia, क्योंकि फ्रूट्स नहीं चाहता मैं ही लूं, सिर्फ हम ब्रांचेस को हिलाते, फ्रूट वही के वही रहता है, इसके कारण गिर पड़ता है। तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोला मैंने? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट यानी वो रेजिस्ट करता है टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है कि आपने कभी देखा होगा, आप कभी ये एक और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक फैन का एग्जाम्पल है। ये फैन देखो, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो नहीं रुकेगा। हाँ, क्योंकि आप फैन को बंद करो तो भी आप उसको तुरंत रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इट इज रेजिस्टिंग टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। वो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसने वो चलाने की जो आदत डाली है उसको वो रेजिस्ट कर रहा है। जैसे आप भी देखो ना, आप भी
यदि दूसरा कुछ चेंज लाना है, चेंज के लिए हम क्या करते हैं, अपोज करते हैं। सो ये इनर्शिया का ही एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। यहाँ देखिए, ये एग्जाम्पल शायद आपने देखा होगा, जब आप कभी बस में बैठे हो और बस वाले ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया तो आप आगे जाके गिर गए। ये देखो ये कैसे आगे गिरे, ओहो अरे यार। और ये वाले देखो, ये वाले ऐसे ऊपर पकड़ते हुए रखे, और ये क्या हो रहा है, बस इधर जा रही है, बस उधर जा रही है, वो बस इधर जा रही है तो वो इधर जा रहे हैं, बस इधर जा रही है वो इधर जा रहे हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब क्या है कि गाड़ी मोशन में है और उसको रुकने के लिए ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो वो आगे गिर जाते हैं, क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। वो स्टेट ऑफ मोशन में है, वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो कि रुकना नहीं चाहते। आदमी की बॉडी जो है वो रुकना नहीं चाहती, इसके कारण वो गिर जाते हैं। यस, तो ये बात समझने के बाद हम आगे जाएंगे। क्या द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड एज अ इनर्शिया। ओह गुड। यहां दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो ना, अनबैलेंस फोर्स से कैसे खींचा चला जा रहा है, और अनबैलेंस फोर्स से, और अनबैलेंस फोर्स जो है वो इक्वली, ये देखो बैलेंस्ड फोर्स और ये है अनबैलेंस्ड फोर्स। ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया। और बैलेंस्ड फोर्स जो है इससे मोशन नहीं होती है, ओके, लेकिन अनबैलेंस फोर्स कॉजेज द मोशन। क्या बोला फिर से, अनबैलेंस फोर्स कॉजेज द मोशन। और इसी के चलते निकल के आता है न्यूटन का पहला लॉ। और न्यूटन का पहला लॉ, यानी न्यूटन ने जो लॉ बनाया है वो इनर्शिया का ही लॉ है। वो क्या बोलता है, द ऑब्जेक्ट resist to change the state of motion or state of rest unless an external unbalanced force acts on it। जब तक हम unbalanced force act नहीं करते तब तक ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में कंटिन्यू रहने की कोशिश में होता है। द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external unbalanced force acts on it। जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है तब तक वो स्टेट को चेंज नहीं करता है। ये किसने बताया, ये न्यूटन ने बताया। न्यूटन का कहना ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई नहीं करता है, बहुत सारे विंड का फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, ओके तो ऐसे बहुत सारे फोर्स और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और दे एक दूसरे को दे कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो कैंसल करते हैं। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये क्या एक्सप्लेन करता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फिनोमिना, मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का पहला लॉ क्या है, इनर्शिया। सर हमें ये समझना है और हमें याद रखना है। यस ऑफ कोर्स, एन ऑब्जेक्ट, क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रुकने का नाम नहीं लेगा या हिलने का नाम नहीं लेगा। एक तो हिलने का नाम नहीं लेगा, एक तो रुकने का नाम नहीं लेगा। इसका मतलब है कि न्यूटन का पहला लॉ, तो क्या है पहला लॉ, द an object continues to be in a state of rest or uniform motion unless an external unbalanced force acts on it। जब तक उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई ना करे तब तक वो बंदा वैसे के वैसा रहेगा। एक आप ट्राई करो, एक क्या ट्राई करो, तुम्हारे फ्रेंड को बोलो कि एक प्लास्टिक बॉल फेंको। ये प्लास्टिक बॉल ये बच्ची बेचारी कैसे कैच करने की कोशिश कर रही है तो वो आप आराम से कैच करोगे, लेकिन यदि आपको क्रिकेट बॉल कैच करना है या थोड़ा रबर बॉल कैच करना है तो ये थोड़ा आपके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट जाएगा। सो व्हाट इज हियर, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर स्ट्राइकिंग वन अनदर, okay, when the two objects are striking one another, the what you can say that the effect is depend on the their masses, effect is depend on their both mass
and velocity. The effect of one object striking on another object is depend on both. One is what called as a mass and another is what called as a velocity. फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे मान लो कि मेरे हाथ में कुछ ऐसा बॉल है, ओके, और मैं आपकी तरफ ऐसा फेंकूं, तो आप क्या करेंगे? कैच करेंगे। अभी मोबाइल में नहीं करना है, मैं बोल रहा हूं। और वही बॉल मैं बैट से मारता हूं, तो आप क्या करेंगे? इससे कैच करेंगे, ऐसे कैच करेंगे। अभी ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? क्योंकि द इफेक्ट इज मोर। देखो, बॉल तो वही है, मास वही है, क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी चेंज हो गई। अभी मान लो कि मेरे पास एक बुलेट है, बुलेट यानी वो बुलेट नहीं, वो गन में डालने वाली, तो मैंने ऐसे हाथ में ली और आपकी तरफ ऐसी थमा दी, ऐसी फेंकी, तो आप क्या करेंगे? उसको कैच करेंगे, लेकिन उसको गन में डाला और ऐसे रखा तो आप ऐसे करेंगे। क्यों करेंगे बोलो? क्योंकि डर बढ़ेगा। डर क्यों बढ़ेगा बोलो? क्योंकि मोमेंटम बढ़ेगा। ये किसने क्वांटिटी डिस्कवर की? ये बंदा जो है ना, क्या नाम है उसका? न्यूटन भैया ने। न्यूटन भैया ने बहुत काम किया फिजिक्स में, बेचारा। क्या बोला वो? कि the product of mass and velocity is called as a momentum denoted by P, and P is equal to m into v. Mass is measured in kilogram and velocity in meter per second. Okay, so what you can say that the kilogram meter per second is the what you can say that it's a unit. ओके, वेलोसिटी कैसे कंसिडर करते हैं? बराबर ना? देखो जरा फिर से एक बार जरा चेक कर लेते हैं। मास इंटू, क्या बोला मैंने? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास किस में होता है? किलोग्राम में होता है, इंटू मीटर पर सेकंड, इंटू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंटू। फिर से एक बार लिखता हूं मैं, ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस इज व्हाट द मोमेंटम इज। और यहाँ एक कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि वेलोसिटी जो होती है मोमेंटम की, ओके, इसकी डायरेक्शन मीन्स द मोमेंटम हैज़ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और उसकी जो डायरेक्शन होती है इट्स सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन ही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी बोलो? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज विच क्वांटिटी? वेक्टर। अभी ये नहीं पूछना कि वेक्टर क्या है। वेक्टर क्या है? तो वेक्टर है, इट्स अ मीन्स द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ magnitude as well as direction. Magnitude is associated with the number and direction is associated with what? Direction. Got it? इधर उधर उधर उधर। गुड। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते क्या है, क्या माइंड में रखने के लिए बोला? ओ, अनबैलेंस फोर्स यदि अप्लाई किया ना ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो बोलता है इट कॉजेज चेंज इन velocity and then also causes change in its momentum. अभी देखो ना, अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ना भैया? होगी नहीं होगी? होगी। तो फिर उसका मोमेंटम चेंज होगा। यस ऑफ कोर्स मोमेंटम चेंज होगा। क्यों बोलो? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तो उसको मास होगा, और इसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट व्हाट कॉल्ड एज अ मोमेंटम। ओके, और आगे, इफ फोर्स द फोर्स नेसेसरी टू कॉज द चेंज in the momentum of an object depends upon the rate of change of momentum. जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? तो वो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड होगा। किसके ऊपर डिपेंड होगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। यहां तक मैं ये समझाता हूं आपको कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। फिर से एक बात समझ लेना, फोर्स इज, लेकिन ऐसा नहीं लिखते, ये ऐसा नहीं लिखते हैं, बस आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा था कि फोर्स नेसेसरी, क्या बोला? फोर्स नेसेसरी टू कॉज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। What I said you, rate of change of momentum. अभी rate of change of momentum ऐसे mv नहीं लिखते हैं, तो rate of change of momentum ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं सर? ऐसे लिखते हैं, rate of change of momentum mv माइनस mu अपॉन t, ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? mv माइनस m, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। गॉट इट?
तो इसके ऊपर F डायरेक्टली डिपेंड है, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। आपको पता है इसका m कॉमन निकालेंगे, v माइनस u अपॉन t, और v माइनस u अपॉन t इज व्हाट कॉल्ड एज a। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इनटू acceleration, तो फादर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मदर। ओके, और आप कांस्टेंट हो तो आप क्या लिखोगे, KMA। गॉट इट? ओके, गुड। ये इक्वेशन हम प्रूव भी करेंगे आगे जाके। हाँ, यह क्या है, हो क्या है ये, यूनिट्स ऑफ मोमेंटम बता दिया ना भाई, किलोग्राम मीटर, क्या किलोग्राम सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड एंड ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड बता दिया था। ये सीजीएस नहीं बताया था। ओके, बता दो, हो गया। मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, अरे बता दिया ना भाई, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द अप्लाइड फोर्स, बता दिया ना भाई। मैं तो आगे चल रहा हूं। ओहो, इसके आधार पर सेकंड लॉ आता है। What the second law is? The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and change of momentum occurs in the direction of the force. ए चल भाई, चल 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 चल। ओके, चल चल। ये क्या है, चलेगा नहीं चलेगा? कब दौड़ेगा भाई तू? ए दौड़ दौड़, जरा जोर से दौड़। क्या हो रहा है तुझे? अरे नहीं दौड़ रहा है रे, क्यों नहीं दौड़ रहा है रे? ये बंदा क्यों नहीं दौड़ रहा है? ओहो, ये दौड़ना शुरू हो गया है, देखो कैसे हो रहा है। द चेंज, क्या बोला, द रेट, क्या बोला, द रेट ऑफ मोमेंटम, क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अभी मोमेंटम ना, ये दिमाग में डालना पड़ेगा कि भाई मोमेंटम क्या है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट्स मोमेंटम ऑकर्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसी के आधार पर यहां कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो कैसे बंदा जोर से, जितने जोर से मारो, जोर से, ओफो, और जोर से, और जोर से, ओहो, धीरे हो गया, और जोर से मारो मारो, ओफो, टक 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 ठक 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 ठक, और जोर से, और जोर से, आई हो, जितना जोर से मारेगा उतना जोर से आगे जाएगा। ओके, मैंने जो फोर्स इक्वेशन बताया था ना, वो फोर्स इक्वेशन, जैसे मान लो कि आपके पास ये क्या है, ये कार है। ओके, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैज ए इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, देन व्हेन द फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट, जैसे कि F फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी आफ्टर टाइम t। सो व्हाट विल हैपन, द मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या था, mu, फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, mv। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा, mv माइनस mu अपॉन t, एंड यहाँ m कॉमन निकालो, v माइनस u अपॉन t, तो यहाँ v माइनस u अपॉन t की वैल्यू क्या है, ये जो मैंने पहले बता दी थी। और यहाँ फिर क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू, according to the Newton's second law of motion. What the second law of motion? The rate of change of momentum is directly proportional to applied force. कुछ लोग बोलेंगे सर समझा नहीं, इतना फास्ट लिया, समझा ही नहीं। देखो ना, तुम्हारे पास कार है और कार का इनिशियल वेलोसिटी u है और मास m है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा, mu होगा। अभी मान लो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, यानी तूने एक्सेलरेटर किया, एक्सेलरेटर, और जोर से गाड़ी चलने लगी तो तूने फोर्स अप्लाई किया, उसके कारण वेलोसिटी v हो गई, तो उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा भाई, mv होगा। यदि फाइनल मोमेंटम mu होगा, इनिशियल मोमेंटम mu होगा, तो टोटल क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो mv माइनस mu होगा। ओहो, तो ये यम, ओफो, पीछे गया, तो ये यम, ये यम और ये यम कॉमन निकालो, तो ये कॉमन निकालने के बाद बचा क्या, v माइनस यू अपॉन टी। तो इसका v माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू क्या है, a है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज मास इनटू एक्सेलरेशन।
ओके अभी यहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इम्प्लाइड फोर्स यानी या अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बराबर कि नहीं। तो यहां मैंने जो बताया है कि देयरफॉर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां मैंने क्या किया कि कैलकुलेशन किया कि k कांस्टेंट लिया, तो फोर्स इज इक्वल टू k इंटू एम ए, वेर k इज कांस्टेंट, सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इफ k इज इक्वल टू 1। इफ k इज इक्वल टू 1 हमने लिया तो ये फोर्स इक्वेशन हमारा प्रूफ हो गया। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कभी देखा होगा व्हाट हैपन्स इफ यू अप्लाई द सेम फोर्स टू ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट मासेस। हो गुड, तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है लाइटर ऑब्जेक्ट और एक है थोड़ा सा हेवियर ऑब्जेक्ट। दोनों को सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो लाइटर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन टोटल मोमेंटम दोनों का सेम ही रहेगा। इसके बारे में ये टॉपिक मैंने आपको समझाया है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि यदि तुम्हारे पास एक हेवियर ऑब्जेक्ट और एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, दोनों को आप इक्वल फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स इक्वल होगा तो उसका मोमेंटम भी इक्वल ही होने वाला है, क्योंकि जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में ज़्यादा रहेगी, लेकिन आफ्टर टाइम टी इंटरवल मोमेंटम देखोगे तो वो इक्वल ही रहेगा। क्लियर, गुड। तो कंक्लूजन क्या है, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट द चेंज इन मोमेंटम इज सेम। हो इंपॉर्टेंट नोट याद रखनी है, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो न्यूटन कैसे होता है भाई, न्यूटन, तो एक न्यूटन का मतलब है कि द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोला मैंने, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट means in an object of mass 1 kilogram is called as a 1 Newton। सर जरा समझाओ ना, तुम्हारी भाषा में समझाता हूं ना, जरा रुको ना भाई, रुको ना यार बेटा। तो एक बात बताऊं, तुम्हारे पास 1 kg का ऑब्जेक्ट है, अभी उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपको क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। तो इसके लिए उसके ऊपर धक्का लगाना है, लगाओ भाई धक्का। जो आप धक्का लगा रहे हो और उसके कारण वो 1 किलोग्राम मास में यदि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाता है, तो उस समय तूने जो लगाया था, बोलो तूने जो लगाया था, क्या लगाया था, फोर्स लगाया था, तो वो क्या था जी, 1 न्यूटन था। बहुत बढ़िया। अभी तुम्हारे पास 1 किलोग्राम नहीं है, लेकिन 1 ग्राम ऑब्जेक्ट है और तूने उसको 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से यदि उसको तुम एक्सेलरेट कर रहे हो, यदि तुम उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, तो तुमने जो लगाया है इसके ऊपर, बोलो क्या लगाया है, फोर्स जो लगाया है वो 1 डाइन होगा। क्या होगा, 1 डाइन होगा। मैंने आपको समझाया है कि व्हाट इज डाइन। ओके गुड। तो सीजीएस यूनिट है क्या, डाइन। सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन। ये समझ आ गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 डाइन भी समझ में आ गया। बस कुछ नहीं भाई, 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है 1 सेकंड, अब समझ रहे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर जाना चाहिए एक पर्टिकुलर सेकंड स्क्वायर में। तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है, इसके कारण जो मतलब ये होने के लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होने के लिए 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसको हम 1 न्यूटन बोलेंगे। तो 1 डाइन किसको बोलेंगे, तुम्हारे पास 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, कितने ग्राम का, हो सिर्फ 1 ग्राम का। द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम इज कॉल्ड एज अ 1 डाइन। तो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। कुछ लोगों को क्या चाहिए कि इसके नोट्स चाहिए, तो ये नोट्स तुम
निकाल सकते हो, इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाओ और वीडियो को पीछे एक बार जरा देख लो कि मैंने क्या बोला है। 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 ग्राम। 1 किलोग्राम को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है, इसको भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है। इसको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसको कम लगेगा। ज़्यादा जिसको लगेगा वो 1 न्यूटन, कम लगेगा वो 1 डाइन। हाँ, ये आपने देखा है कभी? ये जो है ना, ये आपने देखा है कभी? देखो 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 कैसे 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 कैसे, मैं जरा इधर ना, ये ऐसे, ये देखो कैसे छलांग लगा रहा है। ओफो, आपको पता है ये छलांग लगा रहा है, लेकिन इधर जो है ना, इधर क्या है पता है? इधर सैंड बेड है। क्या है? सैंड बेड। ओह, सैंड बेड क्यों होती है भाई? क्योंकि यदि वो जोर से गिरा और गिरने के बाद यदि ऐसे एकदम मतलब हार्ड सरफेस पे यदि वो गिर गया तो उसको लगेगा, उसको क्या आएगा? उसको इंजरी होगी, फिर डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए उधर क्या लगाते हैं? सैंड बेड लगाते हैं। थोड़ा थिक वाला क्या लगाते हैं? सैंड बेड लगाते हैं। तो वो सैंड बेड से क्या होता है? सैंड बेड से क्या होता है कि वो जो पर्सन है वो थोड़ा स्लाइड होता है, और स्लाइड होने के कारण उसका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कम होता है। मोमेंटम कम होने के कारण इंजरी भी कम होती है। जरा देख लेना, जरा देख लेना। द सैंड इज लूज सो athletes slides when fall on it. So this increases the time taken by athlete to come to rest while jumping, and therefore it decreases the rate of change of momentum and hence the force on the athletes and reduces the risk of injury. अभी मैं आपको एक बात आपको बताता हूँ। ये देखिए ना, ये देखिए क्या किया है यहाँ। ये देखो क्या है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखो, ये एक बोला है टेक अ प्लास्टिक बोट। ले भाई, प्लास्टिक बोट ली। ये हमारे पास प्लास्टिक बोट है। आपको चाहिए प्लास्टिक बोट? ओके, आपको चाहिए? नहीं चाहिए? ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ये प्लास्टिक बोट देखें, ये आवाज भी हो। फिर से देखना चाहते हो? फिर से देखना चाहते हो? समझ में आ गया क्या हुआ था? क्या हुआ था? बस कुछ नहीं, वो जो बलून था ना, बलून को क्या किया? इन्फ्लेट किया, यानी उसने हवा भरी और उसको बोट के पीछे लगा दिया। जैसे ही उससे हवा निकल गई तो बोट आगे चली गई। सो बिकॉज ऑफ एवरी एक्शन, ओहो, एक बार हमने क्या किया? एक्शन किया, और दूसरी बार क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। तो व्हाट यू गॉट हियर? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Oh, every action there is equal and opposite reaction. Good. तो ये बहुत बढ़िया है। तो यहाँ देखिए, every action there is equal and opposite reaction. Action, reaction. Oh, action, reaction. ओहो, सो यहाँ से न्यूटन का थर्ड लॉ आता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है जरा देखो। ओहो, अरे मुझे लगेगा, अरे भाई मुझे बाजू होने दो यार। ओहो, क्या बोला? एवरी फोर्स हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। अ गन रिकॉइल्स, मूव्स बैकवर्ड व्हेन बुलेट इज फायर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। देखो, जैसे ये बैट को स्ट्राइक कर रहा है, बैट को घुमा रहा है। अभी मैं नहीं करूं, ये कर रहा है, तो फिर मैं क्यों करूं? इसको रखा है ना अभी ये करने के लिए, ये कर रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, वो ऐसे बॉल को जब बैट मार रहा है तो बैट का स्पीड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली, क्योंकि व्हाइल हिटिंग द बॉल विथ अ बैट, स्पीड ऑफ बैट डिक्रीजेस। ओके, गुड। और ये थर्ड लॉ का और एक एग्जांपल है।
अरे यार ये देखो, अरे देखो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये देखो ये इधर जा रहा है, एवरी एक्शन, ये इधर गया, देखो गया रॉकेट पे ऊपर, ओके वो पीछे आ गया, रॉकेट पे चला गया, आ गया, चल मार, गया ऊपर, गया ऊपर, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मजा आ गया? तो लाइक करिए, लाइक करिए, ये वीडियो को इतना लाइक करिए, और इस वीडियो को मैं पब्लिक करने वाला हूं, सबको बता दीजिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सबको पता होना चाहिए कि पढ़ना कितना मजेदार होता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके गुड। और आप हर एक जगह पे आप फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहां जहां चाहिए वहां फैला दीजिए। सो एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ मोशन ऑफ लॉन्चिंग रॉकेट, एक्शन एंड रिएक्शन आर टर्म, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गया है। आप एक बार घोड़ा और देखना चाहते हैं, देख लीजिए। ओह हो गया रॉकेट पे, एक बार हो गया। चलो आगे चलते हैं, और आगे क्या है तो कुछ माइंड में रखने के लिए बोला है। तो माइंड में क्या क्या रखेंगे जी? माइंड में एक रखेंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन टर्म्स जो है ये फोर्स को एक्सप्रेस करती है, मींस एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। अभी ये फोर्सेस जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक फोर्स ऐसे नहीं होता, फोर्स कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर एक्ट होते हैं साइमल्टेनियसली। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दे डू नॉट एक्ट ऑन अ सेम ऑब्जेक्ट। वो सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे डू नॉट कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट। तो एक दूसरे का इफेक्ट वो कैंसल नहीं कर सकते हो। इसके बाद हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन मैं चाहता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको बोर ना करे, तो थोड़ा एक 5 मिनट के लिए मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि इसको ना बढ़ाऊं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लेता हूं आपके लिए। ये वीडियो को आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और क्या बोलूँ, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एंड आई होप यू आल्सो हैप्पी learning, means you also happy while learning. So please keep writing in comment box about what you are experiencing about the learning of science and maths and all those subjects, studying teaching in a Swayam Learning Point through online process. Okay, so thank you.